ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे स्क्रीन पे सोल प्रोप्राइटरशिप। तो ये वाला जो यूनिट नंबर 2 है ना, इसको हम लोग बहुत ही फास्ट रिवाइज करने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे कि आप नाम से समझते हो, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है, यानी कि इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर होता है। और अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो होते हैं, इसमें दो इसमें आते हैं। एक तो नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस होती हैं और एक होती है कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो पहले नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस हम पढ़ेंगे। कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस जो होती हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और नॉन कॉर्पोरेट होती हैं जो इंडिविजुअल चलाता है, जैसे सोल प्रोप्राइटर हो गया, जॉइंट हिंदू फैमिली हो गई, पार्टनरशिप हो गई। ये सब जो है ना नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस माने जाते हैं, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल चलाते हैं। और जो कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस हैं वो एक इंडिविजुअल नहीं चलाता, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, हजारों लोग होते हैं उसमें, ठीक है। यही एक खास फर्क है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की क्लास में सोल प्रोप्राइटर की। देखिए, अब ये एक एग्जांपल दिया है कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस का, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी 10 से ज्यादा लोग होने चाहिए। जॉइंट स्टॉक कंपनी आप देखो 200 तक भी हो सकते हैं। तो ये जो है हमारी कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। तो बात करेंगे सोल प्रोप्राइटर की। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? एक पर्सन, वन मैन बिजनेस होती है। इसके अंदर सारा पैसा खर्च करने के लिए एक अकेला आदमी लगाता है, सारे रिस्क बियर करता है, खुद अकेले सारे रिस्क लेता है, और सारा का सारा एडवांटेज उसको खुद को मिलता है। और वो बिजनेस अपने आप ही मैनेज करता है, मतलब दूसरे की मदद उदद कुछ नहीं लेता है, सारा काम अपने हाथों से करता है। उसको तसल्ली तब भी होती है जब वो अपने आप काम को करे, किसी से हेल्प वेल्प लेने की जरूरत नहीं समझता हूँ, ठीक है। अब हम अगर इसके फीचर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी क्या क्या फीचर्स, देखिए सबसे पहली फीचर तो ये है इसकी कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज इजी। इसमें जो फॉर्मेशन है और क्लोजर है बहुत आसान हो जाती है, मतलब इसको आसान माना जाता है। जब मन करे आप इस तरह की बिजनेस को खोल सकते हो और जब मन करे बंद कर सकते हो, क्योंकि अभी हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पढ़ लिया है, तो हमें पता है कि इसको खोलना स्टार्ट करना बहुत आसान है। आपको याद है ना फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में कितने सारे डॉक्यूमेंट बन रहे थे, कितना मेहनत करनी पड़ रही थी। तो इन सब में इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के पास एक जैसे दुकानदार होता है, उसको दुकान खोलनी होती है, तो कितना आसान काम है, एक बस अपना घर हो या रेंट पे ले लेता है और अपने सामान ला के बेचना शुरू कर देता है। तो सोल प्रोप्राइटर की खास बात यही होती है कि इसको स्टार्ट करने में कोई महाभारत नहीं रचनी होती है, आसानी से स्टार्ट हो सकता है और बंद भी हो सकता है। अगर उसको लग रहा है कि लॉस हो रहा है तो वो आसानी से बंद भी कर सकता है। दूसरा आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो सोल प्रोप्राइटर की ना लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो इसको करोड़ों रुपए का चूना लग सकता है, अपने घर से भी पैसे देने पड़ सकते हैं। जैसे इसने अगर मान लो उधार लिया बाहर से और इसके बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो ही विल हैव टू पे ऑल द मनी, खुद देना पड़ेगा, कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं होगा। जबकि कंपनियों में क्या होता था, जितने मेंबर होते थे सबके पैसे लगे हुए होते थे, इसमें सबके पैसे नहीं लगे हुए हैं, तो इसीलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी के लिए होता है। तीसरा है सोल रिस्क बियरर। ये जो है ना सारा का सारा रिस्क अकेले बियर करता है, तो इसको किसी का मतलब किसी के ऊपर कोई ऐसा नहीं है जो इसकी बदले बियर करेगा। जैसे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था कि 4 जने 5 जने मिलके काम कर रहे हैं तो पांचों भरते हैं, ऐसा सिचुएशन इसके लिए नहीं है। ये बहुत बड़ा रिस्क ले लेता है और सारा का सारा प्रॉफिट भी इसी को मिलता है, रिस्क भी इसी को उठाना पड़ता है, ठीक है। फिर है कंट्रोल। इसका देखो हाथ में कंट्रोल रहता है, क्योंकि सारा का सारा फैसला तो इसमें खुद लेना होता है, तो इसीलिए पूरा का पूरा बिजनेस का जो कंट्रोल होता है प्रोप्राइटर खुद रखता है और वही मैनेज करता है एवरीथिंग। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी दिस पॉइंट? सर हाँ सर जैसे आपने अभी कहा जो सोल प्रोप्राइटर ये होते हैं, ये अगर प्रॉफिट मिला तो यही सारा ले जाती है प्रॉफिट। लेकिन सर हाँ, अगर इसने अपने एम्प्लॉयज रख रखे हैं तो वे भी तो ऐसे कह सकते हैं कि तूने तेरा इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, हमारी थोड़ी सैलरी बढ़ा दे। या फिर कह सर जब कह जब सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं लेकिन माने ना माने इसकी मर्जी है ना। और फिर आप एक चीज और भूल रहे हो बेटा, मैंने बोला है कि प्रॉफिट रेसिपिएंट, जो प्रॉफिट होता है वो इसको सारा मिल जाता है, और कभी भी एम्प्लॉय प्रॉफिट में से मांगते नहीं है। एम्प्लॉय की तो सैलरी फिक्स होती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको उतना मिलता है, उसको कोई सर लेना देना नहीं है प्रॉफिट। लेकिन कुछ कंपनियां हैं जो प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, जब प्रॉफिट होता है तो अपने एम्प्लॉइज को खुश करने के लिए अपने प्रॉफिट में से उसको हिस्सा दे देते हैं, जिससे कि उसको भी एक ओनरशिप की फीलिंग आए, मोटिवेट करने के लिए किया जाता है। बट वो कंपनी की मतलब कंपनियां करती हैं जनरली, सोल प्रोप्राइटर नहीं करता है, और सोल प्रोप्राइटर की मर्जी है वो दे ना दे।
हाँ बोलो। और सर जब वो उसका लॉस हुआ, सर हाँ, अगर वो कह सकता है कि सर हमें बोनस दे थोड़ा सा। बोनस तो देते ही हैं, देखो हर एक ओनर बोनस देता है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी अगर है सोल प्रोप्राइटर तो अपने एम्प्लॉय को बोनस देता है, तो वो बोनस उसके लिए खर्चा होता है। तो जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसमें से खर्चा माइनस करके ही तो प्रॉफिट निकलता है। तो ये मत भूलिए आप कि जो भी सैलरी दे रहा है या जो भी अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, चाहे बोनस के रूप में दे या कुछ भी दे, वो सारा का सारा उसका खर्चा है, और वो खर्चे को हटा के ही उसका प्रॉफिट आएगा, और वो जो प्रॉफिट आएगा वो सारा ही अपनी जेब में रख लेगा। समझे? अगर सर जैसे उसका लॉस हुआ जब तो कह सकता है ना, तो मैं तुम्हारी थोड़ी सैलरी कम कर रहा हूँ, या सर जनरल फिर नहीं करता वो। एम्प्लॉयमेंट में यही खास बात है, को इतनी तनख्वाह देंगे, ठीक है? तो स्पेशल केसेस में जैसे अभी कोरोना आया है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉय अग्री होगा तब। अगर एम्प्लॉय एग्री नहीं होगा और बोलेगा नहीं मेरे को मतलब नहीं है, मैं नहीं जानता, तो उसको देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कोरोना आने के बाद भी फुल रिस्क बियरर है, सारा रिस्क इसी को भरना पड़ेगा, प्रॉफिट भी इसी को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ सर गया जैसे बेटा? सर हाँ, ये जो ओनर है इसमें वो एम्प्लॉयर है, और सर जो इसके अंदर काम कर रहा है वो एम्प्लॉई है, तो इसके और एम्प्लॉयज के बीच में तो पहले ही एग्रीमेंट हो गया होगा ना कि इतनी सैलरी मिलेगी, ये हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। तो अगर रिस्क, अगर सर लॉस हो या प्रॉफिट हो, सैलरी तो सेम ही मिलेगी उनको। मैं कह रहा हूँ आपकी आवाज ना पूरी सुनाई नहीं दी मुझे, लास्ट में सुनाई दी है, फिर से बोलो एक बार। सर जैसे यहाँ पे जो ओनर है वो एम्प्लॉयर है, और जो काम कर रहा है हाँ, वो एम्प्लॉय है, तो इनके बीच में तो पहले ही एग्रीमेंट हो गया होगा ना कि इतनी सैलरी मिलेगी, ये कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा, तो चाहे लॉस हो या प्रॉफिट सैलरी तो सेम ही मिलेगी। जो मालिक है वो एम्प्लॉयर है और जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉई है। अब इसके आगे पूछो। तो सर इनके बीच में पहले ही एक एग्रीमेंट हो गया होगा ना सैलरी को लेकर कि इतनी सैलरी मिलेगी, फिर लॉस हो या बिल्कुल हो प्रॉफिट, गया होगा। हाँ बिल्कुल, तो फिर लॉस हो शायद या सर, प्रॉफिट हो उसको सैलरी मिलेगी मिलेगी एम्प्लॉय को। यस सर, सर सेम सैलरी अगर मिलेगी ना। सेम सैलरी मिलनी चाहिए, अगर एम्प्लॉयर उसको वायलेट करता है तो कोर्ट में जा सकता है कि इन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, आप कह रहे हैं कि सैलरी नहीं मिलेगी, तो फिर वो छोड़ सकता है जॉब। ओनर को बोल देगा कि भाई आप मुझे पूरी सैलरी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उसको वायलेट कर रहे हैं, मैं यहाँ जॉब नहीं करूंगा। और अगर वो उस महीने का जो काम किया है उसकी सैलरी नहीं देगा तो कोर्ट भी जा सकता है, क्लेम कर सकता है, मिलेगी मिलेगी उसको, कोर्ट कोर्ट दिलवाएगी पैसे। ठीक है। यस सर। हाँ, आगे के लिए वो बंद कर सकता है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको नोटिस देगा, बताएगा कि भाई अगले महीने से मैं आपकी तनख्वाह कम करूंगा, तो फिर ऐसे में वो एम्प्लॉय को टाइम दिया जाएगा दूसरी जगह नौकरी ढूंढने के लिए, वो जाके ढूंढ सकता है। ऐसे बहुत सारे कानून है। ठीक है। नेक्स्ट है नो सेपरेट एंटिटी फॉर द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेसमैन। कह रहा है सोल प्रोप्राइटर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सेपरेट एंटिटी नहीं होती, मतलब जो उसकी बिजनेस है ना, उस वो अपने नाम से कोई जमीन नहीं खरीद सकती, मालिक ही खरीदेगा बेचेगा। ठीक है, जैसे कंपनियों में होता है, कंपनी अपने नाम से जमीन खरीद सकती है। अगर आप देखेंगे कि जो कॉर्पोरेट एंटिटी होती है वो अपने नाम से जमीन खरीद सकती है, बेच सकती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटर अपने नाम से जमीन खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता। इज इट क्लियर टू यू नाउ? यस सर। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। देखिए इसमें बोला है लैक ऑफ कंटिन्यूटी में, सिंस द बिजनेसमैन एंड ओनर आर वन एंड द सेम एंटिटी, जैसे ओनर है और जो बिजनेस है वो दोनों एक ही हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, तो इसमें लैक ऑफ कंटिन्यूटी होती है। जैसे ही मालिक मर जाता है बिजनेस खत्म। हमने पढ़ा था ना अकाउंट्स की क्लास में कि एंटिटी होती है बिजनेस। अब सोल प्रोप्राइटर में जो एंटिटी होती है ना वो बिजनेस नहीं होती, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है जमीन वमीन खरीदने का, तो इसीलिए जो मालिक है वही एंटिटी माना जाता है। सोल प्रोप्राइटर की बात चल रही है, तो सोल प्रोप्राइटर में एंटिटी खुद मालिक ही होता है, तो इसीलिए जैसे ही मालिक की डेथ होगी या फिर वो इंसेन हो जाएगा किसी वजह से,
तो फिर ऐसे में बिजनेस क्लोज हो जाएगी। इज इट क्लियर नाउ? आगे बेटा समझ में सबको? सर अकाउंटेंसी में हाँ हम कंपनी को लेके चलते हैं ना, इसलिए उनको अलग अलग मानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, बिजनेस लेके चलते हैं। देखो ऐसा है, बस इतना समझ लीजिए कि जो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस है उसमें बिजनेस का अपना अस्तित्व है। ठीक है, मतलब एंटिटी बिजनेस रहेगी और ओनर नहीं रहेगा। लेकिन जो नॉन कॉरपोरेट एंटिटी है, नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस, इसके अंदर मालिक ही एंटिटी माना जाता है। जैसे ही मालिक बंद होगा बिजनेस बंद हो जाती है। आगे बात समझ में? इस तरह से याद रखिए, ठीक है? यस सर। हाँ, मैं आपको दिखा दूं, देखो ये रहे हमारे स्टार्टिंग में ही हमारा आया था, ये रहा। देखो दो तरह के एंटरप्राइजेस होते हैं प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में, दो तरह के होते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है, एक कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, एक नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज। तो जो हमारा कॉर्पोरेट एंटरप्राइज, नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज में ये तीन आते हैं। तो ये तीनों के अंदर जो एंटिटी है वो वही मालिक है, ठीक है? आ गया समझ में? और इसके सर अंदर देख रहे हो ये कॉर्पोरेट एंटिटी, कॉर्पोरेट एंटरप्राइज में बिजनेस एंटिटी है, मतलब ओनर से कोई लेना देना नहीं। हाँ बोलो। सर हाँ सर अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा होगा कि कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट है, तो अगर हमने ओनर को वो बता दिया, क्या कहते हैं, एंटिटी। एंटिटी। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको बिजनेसमैन का, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, अंबानी की फोटो दिखाई, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी है। और अगर मैं नॉर्मल एक किसी आदमी की फोटो दिखा दूंगा तो बोलेंगे यही एंटिटी है कि नहीं? तो एक बहुत पॉपुलर चेहरा होना जरूरी है, मतलब किसी कंपनी का डायरेक्टर हो या इस तरह से। अंडरस्टूड? यस सर। अब आप ये देख रहे हैं ना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये जो है ये कॉर्पोरेट एंटिटी है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, तो ये अपने नाम से जमीन खरीद सकती है, बेच सकती है। आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस पे। सोल प्रोप्राइटर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो देखिए सोल प्रोप्राइटर का एक एडवांटेज ये होता है कि ये बहुत जल्दी से फैसले ले लेता है, इसको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं, मतलब इसका फैसला अपना फैसला होता है। एक और है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये अपने इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखता है। मतलब कोई भी बात बताएगा तो ये दूसरों को थोड़ी ना डिस्कस करेगा, ये अपने मन में ही रखेगा, तो इसीलिए इसकी बात आगे नहीं जाती। जबकि पार्टनरशिप के अंदर कई लोगों को पता चल जाता है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ी कम होती है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट इंसेंटिव है, इसको सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मैंने बताया था ना आपको, जो भी प्रॉफिट होगा सब इसी की जेब में जाने वाला है, तो इसीलिए इसको डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है। एक और आता है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। एक होता है ना कि जैसे आप अपने बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हो तो आपको फीलिंग आती है कि सब कुछ आपने किया है, तो वो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपने दम पे सब कुछ किया होता है। तो इसीलिए जब भी कुछ चीज अचीव करता है बिजनेस के अंदर, कोई भी चीज, तो उसको सेल्फ अकम्पलिशमेंट करता है, बोलता है कि मैं मतलब पूरी तरह से अकम्पलिश्ड हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, तो इसको बोलते हैं सेल्फ अकम्पलिशमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है कि इसने ये कर दिखाया है। लेकिन अगर आप कंपनी देखो, कोई भी कंपनी अगर अचीव करती है कोई भी चीज, तो वो सेल्फ अकम्पलिशमेंट नहीं कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो 100% ये नहीं कह सकती है कि मैंने अचीव कर लिया। Am I clear, students? यस सर। तो ये सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक और है ईज ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ईज ऑफ फॉर्मेशन देखो इसमें क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन में इसमें बताया गया है कि क्या आसानी से फॉर्म हो सकता है। तो सोल प्रोप्राइटर की अच्छी बात है कि हाँ आसानी से स्टार्ट भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, इसमें कोई खास लीगल फॉर्मेलिटी की का होना जरूरी नहीं है। फिर हम बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। देखो सोल प्रोप्राइटर के नुकसान भी है। एक तो इसके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, मतलब पैसा जो भी लगाना है खुद लगाना है, तो दूसरे के भरोसे बैठ नहीं सकता है। तो इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, ही डज नॉट हैव लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। दूसरा है लिमिटेड लाइफ,
इसकी जैसी इसकी डेथ होगी इसकी बिजनेस बंद हो जाती है। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें ना, तो कंपनी की डेथ तुरंत नहीं होती है, कंपनी चलती रहती है, तो उसकी लिमिटेड लाइफ नहीं होती है, लगातार चलती रहेगी। एक मालिक मर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे मेंबर्स हैं, चलती रहेगी। इनफैक्ट सभी मेंबर मर जाएंगे तब भी कंपनी बंद नहीं होती है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में तो जैसी मालिक की डेथ हुई बिजनेस क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? इसी तरह से सोल प्रोप्राइटर के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। मतलब एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि अगर मान लो बिजनेस को नुकसान हो गया ना, तो सब अकेले भरना पड़ेगा इस बेचारे को, क्योंकि सारा पैसा इसमें खुद लगाया होता है, कोई इसकी मदद करने नहीं आएगा। यहाँ तक कि किसी से काम करवा रहा होगा एम्प्लॉय से, तो वो थोड़ी ना भरेगा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो बोल देगा भाई मेरे पैसे तो मैं जा रहा हूँ। इसी तरह से लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अगर ये इंटेलिजेंट नहीं हुआ और मैनेजरियल एबिलिटी की कमी पाई जाती है इसके अंदर, क्योंकि एक आदमी अकेले सब कुछ नहीं कर सकता है, तो हो सकता है कि जो मालिक है, प्रोप्राइटर है, वो उतना एफिशिएंट ना हो कि वो सारे काम अपने कर पाए, खुद मैनेजरियल डिसीजंस ले पाए। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लिमिटेशन। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान यही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में? यस सर। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा टॉपिक था हमारा पार्टनरशिप। ठीक है, तो मैं पार्टनरशिप ओपन कर रहा हूँ। ज्वाइंट हिंदू फैमिली था ना बेटा नेक्स्ट टॉपिक? यस सर। हाँ, तो मैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली कर रहा हूँ। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, हाँ सर फिर चैप्टर 2 का कल टेस्ट है। मैं बताऊंगा। देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली, देखिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली देखते हैं पहले। देखो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता है कि पूरे इंडिया में सिर्फ ये फॉलो होता है, बहुत कम, दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो इसको फॉलो करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया रह गया है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली नेपाल में भी होता था, लेकिन अब वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसमें कानून में चेंजेस कर दिए। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जिसमें मेंबर जो हैं हिंदू फैमिली ये बिलोंग करते हैं, और ये सबसे पुराना सिस्टम है बिजनेस का। ठीक है, और सिर्फ इंडिया में दिखाई देता है। इसमें खास बात क्या होती है कि इट इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ जो कहता है उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। इसके अंदर जो मेंबरशिप है ना, ये जन्म से ही अधिकार आ जाता है, यानी कि अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो मेंबर बन जाता है ऑटोमेटिकली। और इसमें 3 सक्सेसिव जनरेशन को ही मेंबर रखा जा सकता है। 3 सक्सेसिव जनरेशन जो आपकी स्क्रीन पे है। अब जैसे मान लो बेटा पैदा हो गया, तो वो, उसके पिताजी और उसके पिताजी के पिताजी यानी कि दादाजी, तो इन्हीं लोगों को मेंबर बनाया जा सकता है। अगर इसके परदादा हुए तो वो मेंबर नहीं बनेंगे, ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बिजनेस कंट्रोल किसके द्वारा होती है? तो आंसर है ये बिजनेस कंट्रोल होती है जो सबसे बड़ा सदस्य है, एल्डेस्ट मेंबर है, उसके द्वारा। अच्छा उसका नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं कर्ता। तो यहाँ पे कर्ता कौन होंगे? बेसिकली आप देख के ही बता सकते हो कि यहाँ पे जो कर्ता हैं, जिनके ऊपर मैं ऐसे लेजर से ये कर रहा हूँ, ये हमारे इसके कर्ता हैं। ठीक है, क्योंकि ये एल्डेस्ट मेंबर है। ठीक है, तो यही हमारे कर्ता होंगे। ठीक है, ऑल मेंबर मेल और फीमेल दोनों, सबके पास बराबर का राइट है। और जो कर्ता के अलावा जो दूसरे मेंबर है ना बेटा, इनको हम को पार्टनर्स बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि को पार्टनर्स कौन होते हैं? ये कौन होते हैं को पार्टनर्स? ये वो लोग होते हैं जो कर्ता के अलावा होते हैं, उन्हीं को हम को पार्टनर्स बोलते हैं। अच्छा, दो सिस्टम है इसको गवर्न करने के लिए। कौन कौन से? एक तो दया भागा और एक मिताक्षरा। दया भागा सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो सिर्फ वेस्ट बंगाल में प्रिवेल करता है, थोड़ा बहुत उड़ीसा के कुछ हिस्सों में करता है। ठीक है, इट अलाउज बोथ मेल एंड फीमेल, भाई मेल और फीमेल दोनों को को पार्टनर मानता है। लेकिन मिताक्षरा के अंदर पहले ऐसे नहीं है। वेस्ट बंगाल को छोड़ के जितने जगह होता है ये मिताक्षरा सिस्टम है, यानी हम लोग मिताक्षरा वाले सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ये सिर्फ को पार्टनर सिर्फ मेल मेंबर को ही अलाउ करता था। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अभी क्या हुआ, कोर्ट में केस हुआ और उसमें एक लेडी ने केस किया था। मैंने इसके बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया था पिछली क्लास में, जब हमने ओरिजिनल क्लास ली थी। ये तो रिवीजन क्लास चल रही है, तो मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस मैं ये बता दूं कि हमने डिस्कस किया था कि एक लेडी जीत गई थी उसके भाइयों से। वो अपने हेल्प नहीं कर पा रही थी अपने पापा की और मम्मी की। तो उस वजह से कोर्ट ने फैसला दिया कि आपको भी अधिकार दिया जाता है, वो अपनी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकती है। तो मिताक्षरा सिस्टम में भी ये रूल आ गया है। उस दिन के बाद फीमेल मेंबर भी को पार्टनर बन सकती है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कैसे, मतलब फॉर्मेशन कैसे होता है।
देखो कम से कम 2 मेंबर का होना जरूरी है और फैमिली मेंबर होने चाहिए। और ना ये हमेशा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर ही यूज किया जाता है। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपके संपत्ति उसी के ऊपर हो सकती है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो भी लिखा हुआ है उसी को फॉलो किया जाएगा। हमेशा इसी एक्ट को फॉलो करके इस तरह की बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, मानी जाएगी। ठीक है, इसके अंदर खास बात क्या होती है कि जो कर्ता है इसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये आप जो कर्ता देख रहे हैं ना, जो सबसे सीनियर मेंबर, अगर बिजनेस डूबी चौपट हुई तो सारे जेब से भरना पड़ेगा, इसको अपनी जमीन भी बेचनी पड़ेगी। लेकिन बाकी जो ये देख रहे हैं ना को पार्टनर साइड में जो खड़े हैं, इसके परिवार के सदस्य, इसके भाई बहन जो भी हैं, उनको नहीं देना पड़ेगा। उनका उतना ही पैसा डूबेगा जितना उन्होंने हिस्सा लगा रखा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर। तो इनका जो है लिमिटेड लायबिलिटी होती है, किनकी, को पार्टनर की। लेकिन जो कर्ता होता है उसकी उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसको कितना भी पैसा देना पड़ सके। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो अगर उसके अनलिमिटेड है, वो अपनी जमीन ही तो बेच के पैसा भरेगा ना वो। हाँ, मान लो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर उसको बहुत पैसा लगाना पड़ा, उसने रिस्क लिया, कर्ता ने बोला कि भाई 10 लाख लगाते हैं और बिजनेस तगड़ा स्पीड से शुरू करते हैं। ठीक है, और वही पूर्वजों की जमीन है, उसी पे बिजनेस चल रही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इसके जो मेंबर हैं, जो बाकी को पार्टनर्स, उन्होंने अपना कम कम लगा रखा है, 1-1 लाख लगाया है। 4 जने हैं, 4 लाख उन्होंने लगाया, 26 लाख इसने लगा दिया। तो अगर बिजनेस, अब इसने जो लगाया उधार ले लेके लगाया कहीं से, अगर बिजनेस को नुकसान हो गया और अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके तो 2-2 लाख, 1-1 लाख ही डूबेंगे, बाकी इसके ज्यादा डूब जाएंगे। इसको अपना कहीं से भी पैसा भरना पड़ेगा। आ गया समझ में कंसेप्ट? सर जैसे ये परदादा है इनका, और हाँ, अगर सर उन्होंने परदादा सुनो, परदादा तो मेंबर माना ही नहीं जाएगा ना। सर जैसे परदादा को तो आप जब मेंबर, सर वो जब पहले मेंबर थे, लेकिन उनने है ना अपने टाइम पर सर जमीन खरीदी थी, लेकिन वो उसे बिजनेस में नहीं इंक्लूड कर सकते थे। और जब वो सर यंग वन जनरेशन हुई, तो सर वो वहां से हट गई अपने उस पे से। तो सर जब फिर तो वो ही कर सकते हैं ना उस जमीन को। हाँ तो देखो, जो रूल है वो यही है कि आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर ही बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, परदादा की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, तो उसके ऊपर आप कर सकते हो बिजनेस। ठीक है। यस सर। अच्छा, कंट्रोल जो है कर्ता का पूरा कंट्रोल होता है, अपनी मर्जी चला सकता है। मेंबर उसके उसके जो को पार्टनर हैं वो अपनी राय रखते हैं, लेकिन इसकी मर्जी है कि उनकी बात को माने या ना माने। जैसे कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। मान लो कंपनी में जो ओनर है, जैसे मान लो मुकेश अंबानी है, तो अगर वो कोई बात कहते हैं और बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मना कर देते हैं, तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी, चाहे कुछ कर ले वो। लेकिन इसमें नहीं होता है, इसमें तो कर्ता ही शेर होता है, जो कर्ता ने बोल दिया वही माना जाएगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। कर्ता की मर्जी है, सारे को पार्टनर मना कर रहे हैं, कर्ता कह रहा है नहीं मैं तो करूंगा, मैं तो अड़ियल हूँ, तो वो करके ही मानेगा। ठीक है। फिर एक और आता है कंटिन्यूटी। देखिए जब, सर हाँ, सर अंबानी ये नहीं कर सकता कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसके शेयर खरीदे होंगे, तो वही ऐसे नहीं कर सकता कि तू अपने शेयर बेच दे, लेकिन मैं ये काम करना चाहता नहीं ऐसे कैसे कर सकता है? वो शेयर होल्डर की मर्जी है ना, वो बेचे ना बेचे। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होगा वो मना कर देगा, बोलेगा मुझे नहीं बेचना है, तो क्या कर लेगा वो? और वैसे भी ये मत भूलो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब लोग मिलके बनाते हैं, अकेला एक आदमी थोड़ी ना बनाता है। कंपनी के अंदर डेमोक्रेटिक होता है ना मैनेजमेंट, एक अकेला आदमी सारे फैसले नहीं लेता है। हाँ, पावरफुल हो सकता है, दूसरों से कर सकता है, मीटिंग में उसकी बात मानी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली उसमें मेजोरिटी ऑफ पीपल के डिसीजन को माना जाता है, एक अकेले आदमी के डिसीजन को नहीं माना जाता। अंडरस्टूड? हूँ। यस सर। है ना बेटा? तो ये चीज बड़ा ध्यान रखने वाली है। फिर एक और आता है माइनर मेंबर्स। देखो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में माइनर मेंबर एक मेंबर माना जाता है, मतलब बर्थ से ही उसको मेंबर मान लिया जाता है, जबकि और बिजनेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, बोथ और तो मेल हो या फीमेल हो, सबको इक्वल राइट दिया जाता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर।
अब इसके हम कुछ एडवांटेज अगर पढ़ें तो सबसे पहला तो ये है कि इसमें कंट्रोल बहुत अच्छे से होता है। वजह ये है कि जो करता है वो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, तो उसके भाई बहन सब बात उसकी मानते हैं। तो ज्यादातर देखा गया है कि इसमें कंफ्लिक्ट नहीं आता और आसानी से डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भाई वही होते हैं तो सब बात एक दूसरे की बात को समझते हैं। दूसरा है कंटिन्यूड, और देखो ये कहीं नहीं लिखा है कि कर्ता को बात नहीं माननी है। कर्ता बात मान सकता है, मतलब अ, अ, कर्ता की मर्जी है वो बात को माने ना माने, लेकिन जनरली देखा गया है कर्ता बात को मानता है। ठीक है, आगे देखो मेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें क्या है, पहला कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, ये चलता रहेगा। अगर मान लो कर्ता की डेथ भी हो जाती है एक बार तो बिजनेस उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिजनेस तो चलती रहेगी, बंद तो होनी नहीं है। इसी तरह से लिमिटेड लाइबिलिटी, जो को पार्टनर है उनके लिए तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन्होंने जो पैसा लगा रखा है सिर्फ उतना ही डूबेगा, नुकसान सिर्फ कर्ता को है। तो जब आप लिमिट इसके एडवांटेजेस लिखेंगे तो आप ये लिखते हैं ना कि को पार्टनर्स के लिए ये फायदा है क्योंकि उन्होंने जो पैसा लगाया सिर्फ उतना ही डूबेगा, दूसरों का पैसा नहीं डूबेगा। फिर एक और पॉइंट आता है इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। इसके अंदर जो लॉयल्टी ज्यादा होती है और कोऑपरेशन अच्छे से होता है, इसमें ढंग से कोऑपरेशन होता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। क्यों? तो इसका रीजन ये है कि सब तो भाई है ना एक दूसरे के, तो इसीलिए ट्रस्टफुल नेचर होता है इनका, मतलब बहुत ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे दिखाते हैं, भाई होने की वजह से, घर का एक सदस्य होने की वजह से। ठीक है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। लिमिटेशंस क्या है स्टूडेंट? इसका देखो सबसे पहला लिमिटेशन तो यही है कि इसमें पैसा जो है बहुत कम होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं। अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अपने आप को बढ़ाना चाहती है तो पैसा ही नहीं रहेगा उसके पास, क्योंकि इसके अंदर जो पैसे लगते हैं सिर्फ को पार्टनर्स और कर्ता के ही लग सकते हैं, बाहर से लगा नहीं सकते। अच्छा, दूसरा ये है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर्ता की, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कर्ता के लिए बहुत खतरनाक है। अगर बिजनेस डूब गई और उसने ज्यादा पैसा लगाया हुआ है तो सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, एक तीसरा इसका नुकसान ये भी है कि डोमिनेंस जो है कर्ता का होता है, सारा का सारा जो पावर है ना वो कर्ता के हाथ में होता है, तो कर्ता पूरा मैनेज करता है, अकेले कंट्रोल करता है, पूरा का पूरा डोमिनेंस कर्ता के हाथ में होता है, जो मन करे वो कर सकता है वो अपने हिसाब से। फिर एक और है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। इसके अंदर जो मैनेजरियल स्किल है वो लिमिटेड होती है, स्टूडेंट ज्यादा मैनेज नहीं कर सकता, स्किल्स सारे यूज नहीं कर सकता है क्योंकि अकेले इसको डिसीजन लेना होता है, तो मैनेजरियल स्किल इसमें कम पाई जाती है। बात समझ में आ गई सभी स्टूडेंट्स को? सर जैसे पहले आपने जब ये ओरिजिनल क्लास में पढ़ाया था सर, जब आपने कहा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली वाले सर ने वो टैक्स नहीं देते गवर्नमेंट को, सर ये फिर हाँ बिल्कुल एडवांटेज और फिर डिसएडवांटेज दोनों में भी तो आ सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप एडवांटेज में इसको लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, आप लिख देना कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता अपने इनकम के ऊपर। ठीक है, तो ये एकदम सही आंसर रहेगा। ठीक है यस सर। बेटा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पार्टनरशिप के ऊपर। ठीक है, पार्टनरशिप हम पढ़ेंगे। देखिए पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो चलाती है इसको। इसके अंदर बताया गया है कि कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो सकते हैं। हालांकि पार्टनरशिप एक्ट 2013 कहती है कि 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि अभी 50 रखते हैं, बाद में हम आगे देखेंगे। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। अच्छा, फीचर्स की बात करते हैं, पार्टनरशिप की फीचर क्या है। तो देखो पहला फीचर ये है कि ये एग्रीमेंट से होता है। इसमें जितने भी पार्टनर होते हैं ना, 2 या 2 से ज्यादा जो पार्टनर होते हैं आपस में एग्रीमेंट करते हैं और उसके हिसाब से इसका फॉर्मेशन है। ठीक है, और ये एक लॉफुल बिजनेस होनी चाहिए, लॉफुल। और ये ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी। तो इस पे जो क्वेश्चन आता है कि इसकी फॉर्मेशन ओरल हो सकती है क्या, रिटर्न हो सकती है क्या, तो आंसर है हाँ, ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। रिटर्न होने से ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसमें आप फिर केस कर सकते हो किसी दूसरे के ऊपर, लेकिन अगर ओरल होगी तो आप इसमें फंस जाओगे और आपको बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लाइबिलिटी, हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। जितने पार्टनरों ने पैसा लगाया है सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर मान लो बिजनेस को नुकसान हो रहा है और पैसे पूरे नहीं पड़ रहे हैं तो उनको अपने घर की प्रॉपर्टी में से भी पैसा देना पड़ सकता है। ये इसकी खास बात है, इसका फीचर। फिर आती है बात रिस्क बियरिंग की। क्या रिस्क को भी सब मिलके भरेंगे, तो आंसर है हाँ, ऑल द रिस्क ऑफ लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल द पार्ट। तो ये अच्छी बात है, ये एडवांटेज में आ सकता है कि इसके अंदर जब भी नुकसान होता है तो सारे मेंबर मिलके भरते हैं, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है। अच्छा, एक है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन जो इसमें लिए जाते हैं म्यूचुअल कंसेंट से लिए जाते हैं, सब जने मिल बैठ के बात करते हैं तब जाके फैसले होते हैं।
तो जब भी कोई बड़े फैसले लेने होंगे, ध्यान रखना बड़े फैसले, बड़े का मतलब है जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो फैसले सारे पार्टनर मिलके अपना राय बात करके और तब जाके डिसीजन लेते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता था, कर्ता में भी मर्जी है उसकी, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर सब जने मिलके डिसीजन लेंगे। फिर बात आती है कंटिन्यूटी की, क्या पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगा? आंसर है पार्टनरशिप जो है एक तरह से पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी खुद की अपनी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं होती है। अगर मान लो सारे पार्टनरों की डेथ हो गई तब भी बंद हो जाएगा, अगर सारे पार्टनर इंसेन हो गए, तब मान लो 2 पार्टनर है, एक इंसेन हो गया, पागल हो गया, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो रूल है वो 2 कम से कम होने चाहिए, 2 से कम होते ही बंद हो जाएगी। तो ये चीज है, कंटिन्यूटी को लेके बहुत रिस्की है पार्टनर को। हाँ, 4 पार्टनर है, एक की डेथ हो गई तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आप पार्टनरशिप की जैसे क्योंकि इसमें सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है बिजनेस का, तो बिजनेस बंद हो जाती है पार्टनरों के बंद होने की वजह से। ठीक है, फिर है मेंबरशिप, मैंने बता ही दिया था 2 से 50 के बीच में होते हैं। मैक्सिमम नंबर कंपनीज एक्ट में 100 बताया गया, लेकिन अभी 50 चल रहा है। अच्छा, म्यूचुअल एजेंसी, ये म्यूचुअल एजेंसी क्यों है? क्योंकि हर एक पार्टनर मिलके डिसीजन लेते हैं कि कौन क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं लेना है, इसलिए इसे म्यूचुअल एजेंसी मानी जाती है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सर पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन जो पार्टनरशिप का टाइप है जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसमें तो ये हाँ हाँ, फॉलो नहीं होगा पॉइंट। हम बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रही हो। वो वाली पार्टनरशिप बहुत स्पेशल है, और मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वो इंडिया में फॉलो नहीं होती है। ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप, उसको बोलते हैं हम लिमिटेड पार्टनरशिप। वो एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसके अंदर एक ही मेंबर अनलिमिटेड होता है, बाकी सब लिमिटेड होते हैं, यही बताया था ना मैंने। तो वो इंडिया में कैरी ऑन नहीं होती है, वो एक स्पेशल पार्टनरशिप है, फिलहाल तो इंडिया में चल नहीं रही। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन में लिखती हो कि सिर्फ एक लिमिटेड पार्टनरशिप ही है जिसके अंदर एक पार्टनर को अनलिमिटेड होना होता है, बाकी सब लिमिटेड होते हैं, तो आंसर सही है। ठीक है, सर हाँ। सर नया पार्टनर नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? नया पार्टनर आप एडमिट कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? सर तो आपने बोला कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, अगर एक की डेथ हो जाए तो। देखो समझे नहीं आप, नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए बाकी पार्टनरों की सहमति का होना जरूरी है। जब कोई आप नए पार्टनर को एडमिट करते हो, तो कोई भी पार्टनर ने अगर मना कर दिया कि नहीं ये नहीं रहेगा, तो नया पार्टनर आ ही नहीं सकता। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि मान लो 4 पार्टनर है, चारों कार में बैठ के कहीं बिजनेस की डीलिंग के लिए जा रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, चारों की डेथ हो जाती है, तो क्या पार्टनरशिप चला सकते हो? बताओ, आप बताओ। हाँ सर। अब उनको मौत बता के तो नहीं आएगी ना, मौत बता के नहीं आएगी, या अचानक कोई बीमारी हो गई, इंसेन हो गया, उसकी सोचने समझने की बुद्धि खत्म हो गई, तो ऐसे में तो अचानक कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। लेकिन कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के अंदर अगर ओनर मर जाए, सारे मेंबर मर जाए, तब भी कंपनी चलती रहती है, कोई और उसके शेयर्स खरीद लेगा। ठीक है, किसी और के पास शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, उसका परिवार के नाम पे जो उसके घर का फैमिली मेंबर होगा वो शेयर होल्डर बन जाएगा। तो इसीलिए वहां पे तो कंटिन्यूटी रहती है, लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी नहीं रहती। क्लियर है? सर हाँ, अब हम बात करते हैं एडवांटेज की। देखो, इसको स्टार्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ज्यादा काम कागजी कार्रवाई तो है नहीं। बस 2 बंदे तैयार करो, बात करो आपस में, पार्टनरशिप शुरू। तो ये इजी फॉर्मेशन है। अच्छा, जब क्लोज करने का मन करे, दोनों में झगड़ा हो गया, एक आध मुक्के मार के आपस में, और बोल दो कि भैया बंद कर रहे हैं, हम नहीं चलाएंगे, तो ठीक है, आपस में जाके बंद करा लो उसको, बंद हो जाएगी। अपने अपने पैसे हिसाब किताब करके बांट लो, अकाउंट्स तो बना ही रहे होगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो बन रहा है जिसका, सबको मिल जाएगा वापस। इसी तरह से एक और है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर जो फैसले होते हैं ना, बैलेंस होता है, क्योंकि सब एक दूसरे से राय लेके करते हैं, तो इसका एडवांटेज है। अच्छा, इसमें पैसे की बात अगर करी जाए तो पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, मोर फंड्स, क्योंकि सब पार्टनर पैसे लाते हैं, तो सोल प्रोपराइटर के मुकाबले इसमें ज्यादा पैसा मिल सकता है। अच्छा, रिस्क जो है शेयर हो जाता है इसमें। अगर मान लो नुकसान हो रहा है तो सभी पार्टनर आपस में भरेंगे, तो इसमें रिस्क जो है शेयर हो जाता है। अच्छा, सिक्रेसी, सिक्रेसी बनाए रखे सकते हैं, क्योंकि सारे पार्टनर आपस में अगर एक दूसरे को ना बताएं तो वो सीक्रेट रह सकता है। ठीक है, अब वो उनकी मर्जी है ना, अगर जाके सबको गाना गाएंगे तो दूसरों को पता चल जाएगा, तो वो सिक्रेसी चाहे तो बना के रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया?
सर जैसे आपने कहा कि अगर दो पार्टनर में झगड़ा हो गया और दोनों ने हाथापाई कर ली, तो सर जैसे दूसरा पार्टनर तो कह रहा है कि अब तू मेरे साथ पार्टनरशिप में मत रह, अब मैं किसी और को ला रहा हूँ, लेकिन सर वो दूसरे पार्टनर की भी तो सहमति होगी, लेकिन वो मना कर रहा है, तो सर वो फिर कोर्ट में केस भी तो कर सकता है, मैं दूसरे पार्टनर को लाना नहीं चाहता कर हूँ। सकता, नहीं कर सकता। ये पार्टनरशिप का रूल है कि सबका कंसेंट होना जरूरी है। तो अगर सबका कंसेंट नहीं है तो आप ला ही नहीं सकते, लाख कोशिश कर लो, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ लेकिन सर वो है। जानबूझ के करता है, जब भी नहीं हो सकता। बेशक नहीं ला सकते, ये रूल है। ऐसे तो कोई अपने जान पहचान का भरता रहेगा और अकेला कमजोर पड़ जाएगा दूसरा वाला। इसीलिए रूल बना रखा है, जब तक कोई सारे पार्टनर नहीं चाहते। देखो, अगर मान लो 40 पार्टनर है, 39 पार्टनर कह रहे हैं लाओ, एक कह रहा है नहीं, नहीं लाएंगे, गया काम से, नहीं आएगा नया पार्टनर, तो ये रूल है। ठीक है, तो आज इसी नोट पे खत्म करते हैं बेटा एक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज वाली क्लास तो आज इतना ही खत्म करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग इसकी सेव करके आपको सेंड